dear friends, in last video we have discussed 17 group elements about atomic properties, physical properties and chemical properties. Today we will discuss about 18 group elements. If we consider the 18 group elements, it includes helium, neon, argon, krypton, xenon and radon. It means helium, neon, argon, krypton, xenon and radon. If we see the 18 group elements, then we find that these are termed as rare gases. Second, noble gases. And third one, that is inert gases. If we see all these three names, then we find that why these are known as rare gases, because these are very less in amount present in the atmosphere. It means जो एयर का मिक्सचर होता है उसमें बहुत ही कम क्वांटिटी में होती है, और वो क्वांटिटी होती है 1% बाई वॉल्यूम. जो पूरी गैस होती है उसका 1%, वॉल्यूम का 1% क्या होती है, इनर्ट गैसेज होती है, या हम कह सकते हैं 18 ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं. इसीलिए ये बहुत ही रेयर पाई जाती है. सेकंड, अगर देखें नोबल गैसेज, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 18 ग्रुप एलिमेंट्स आर नोन एज इन नोबल गैसेज. इट इज बिकॉज दे फॉर्म वेरी लेस compound. So we can say these are very less reactive, So we can say noble gases are very less reactive and they form very few amount of compound, or we can say very less amount of compound. Inert gas, it is an old name because these are inactive in nature. It does not easily react to the other element of the periodic table or itself. आपस में भी रिएक्शन नहीं करती है और किसी दूसरे से भी जल्दी से रिएक्शन नहीं करती है. केवल कुछ ही कंपाउंड ऐसे हैं जिनको कि अभी तक इनके द्वारा बनाया गया है. नाउ अब हम देखते हैं इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. हम जानते हैं कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज NH2NP6. नाउ वी सी हीलियम. अगर हीलियम की बात करें तो हम जानते हैं हीलियम एटॉमिक नंबर 2, सो वी कैन से 1s2. क्योंकि इसमें दो ही इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में है, अतः यह डबलेट होता है, बाकी सब में ऑक्टेट कंप्लीट होता है. तो हम कह सकते हैं नियोन को 10. यहां आप लिख सकते हैं इनर्ट गैस, जो कि क्या है, हीलियम. जैसा कि आपने 17, 16 बाकी ग्रुपों में देखा, तो हम यहां लिख सकते हैं 2s2 and 2p6. It means outermost complete, so we can write here complete octet. Now argon में यहां क्या जाएगा, नियोन 3s2 3p6. ठीक इसी प्रकार क्रिप्टॉन 36, that is argon. यहां हम क्या कर देंगे 3d10, 4s2 and 4p6. लाइक एज जीनोन में यहां कर देंगे अपन क्रिप्टॉन, लेकिन जीनोन का कितना होता है 54. सो वी कैन राइट हियर 3d की जगह यहां क्या कर देंगे 4d10, 5s2, 5p6. नाउ नेक्स्ट, दैट इज रेडॉन होता है 86.
So we can write here inert gas, ठीक, previous inert gas, यहाँ xenon 4F14 5D10 6H2 एंड 6P6। अगर हम इनको देखेंगे तो इनका क्या होता है, ऑक्टेट कंप्लीट होता है, लेकिन हीलियम का ऑक्टेट कंप्लीट तो होता है, लेकिन इसे क्या कहेंगे, क्योंकि दो ही इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, सो हम इसको कहते हैं डबलेट। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज ऑक्यूरेंस। अगर हम ऑक्यूरेंस की बात करें तो एटमॉस्फेरिक गैसेज जो होती है उनमें ये गैसेज यानी कि 18 ग्रुप एलिमेंट्स की जितनी भी गैस है उनमें रेडॉन को छोड़ करके बाकी सारी गैसेस 1% बाई वॉल्यूम प्रेजेंट होती है। अगर हम देखें 1% बाई वॉल्यूम में भी सबसे ज्यादा यानी इस ग्रुप में भी सबसे ज्यादा कौन सी होती है उसमें, दैट इज आर्गन, एंड रेडॉन इसमें नहीं होती। अब आप कहोगे सर रेडॉन कहाँ होती है, तो रेडॉन जनरली रेडियम 88,226 इसका एटॉमिक मास, इसमें से अल्फा पार्टिकल यानी हम कह सकते हैं रेडियम से जब अल्फा पार्टिकल निकल जाता है, अल्फा पार्टिकल क्या होता है 2He4, दैट इज अल्फा पार्टिकल, बाकी रिमेनिंग आर एन, दिस इज रेडॉन, और इसका एटॉमिक मास 86 और 222। तो यानी हम कह सकते हैं कि रेडॉन एक रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट है, या रेडियो एक्टिव जो गैस रेडियम है या रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसके डिग्रेडेशन से बनता है। तो हम कह सकते हैं रेडियम से क्या बनता है, रेडॉन बनता है। तो हम ये कैसे, इसी कारण से रेडॉन इज रेडियो एक्टिव इन नेचर, बाकी सारी गैसें रेडियो एक्टिव नहीं होती है, वो सारी इनर्ट होती है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट दैट इज एटॉमिक प्रॉपर्टीज। अगर एटॉमिक प्रॉपर्टीज की बात करें तो एटॉमिक प्रॉपर्टीज में अब तक हमने देखा कि एटॉमिक प्रॉपर्टीज में आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनिक और एटॉमिक रेडियस, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एटॉमिक साइज। आप सभी जानते हैं कि एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियई लेफ्ट टू राइट जाने पर हमेशा कम होती है, लेकिन ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो ये हमेशा डिक्रीज होती है। तो हम यह क्या कह सकते हैं, हीलियम से अगर रेडॉन तक जाएंगे एटॉमिक साइज ऑलवेज इंक्रीज, बिकॉज क्यों, ड्यू टू इंक्रीज इन सेल्स यानी कि नंबर ऑफ सेल्स, ये आप यहां बता सकते हैं। इसी प्रकार दूसरा अगर देखें आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आप जेड भी कर सकते हैं, एस भी कर सकते हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि इस ग्रुप का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, अतः इसके आउटर मोस्ट से इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए बहुत ही ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 18 ग्रुप एलिमेंट्स आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज हाईएस्ट इन द पीरियोडिक टेबल। When we move from top to bottom, it means top to bottom, it means helium to radon ionization potential IP always decrease. Clear? I think समझ गए होंगे क्योंकि यह पहले भी आ चुका है। थर्ड पॉइंट की बात करें तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी।
अगर इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखें तो चूंकि इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP6, इट मींस आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट। जब आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट होता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन देना बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए इन ग्रुप के इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो कि टॉप से बॉटम जाते हैं, टॉप टू बॉटम क्या होगी, ये पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा होती चली जाएगी। अतः हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी टॉप से बॉटम जाने पर डिक्रीज होती है, अर्थात पॉजिटिव वैल्यू की तरफ जाती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की हम हमेशा नेगेटिव वैल्यू को देखते हैं। जिसकी नेगेटिव वैल्यू ज्यादा होगी इसका मतलब यह है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उसकी ज्यादा होगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ 18 ग्रुप एलिमेंट्स। जनरली 18 ग्रुप एलिमेंट्स आर मोनोएटॉमिक, कलरलेस और स्पेरिंगली सोल्यूबल गैसेस। अगर इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट देखें तो जनरली इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होते हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि ड्यू टू वीक डिस्पर्जन फोर्सेस बिटवीन द एटम्स, यानी कि हम कह सकते हैं स्पेशली अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें या बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो हम कह सकते हैं ड्यू टू वीक डिस्पर्जन फोर्सेस दिस boiling point is very less, but helium has lowest boiling point. Helium has lowest boiling point. Now chemical properties of 18 group elements. जैसा कि हमने पढ़ा कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जैसे ही ऑक्टेट कंप्लीट होता है तो कोई भी स्टेबिलिटी इसमें बढ़ जाती है, और स्टेबिलिटी बढ़ने के कारण से ये न तो कोई इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं ना ही इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी होती है, इसलिए यह इनर्ट गैसेस कहलाती है। तो हम अगर बात करें तो इनकी रिएक्टिविटी बहुत ही कम होती है। सो वी कैन से दीज 18 ग्रुप एलिमेंट्स आर वेरी लेस रिएक्टिव। सो इसका रीजन क्या है? तो सिंपल सी बात है, ड्यू टू कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सेकंड, हाई, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सारा कंप्लीट है या हम कह सकते हैं ऑक्टेट कंप्लीट है तो हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड लो या वी कैन से पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के कारण से, यानी इन तीन रीजन से दीज आर लेस रिएक्टिव और इनर्ट। तो हम कह सकते हैं इन थ्री रीजन के कारण से, यानी कि इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होता है और हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होने के कारण ये बहुत ही कम रिएक्टिव होती है, अर्थात इनर्ट के रूप में बिहेव करती है। अब अगर अपन बात करें कि चलिए ऑक्टेट कंप्लीट है, इनर्ट कहलाती है, उसके बाद भी ये क्यों ऐसे कंपाउंड बनाते हैं या कुछ कंपाउंड किस प्रकार ये बनाते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले एक साइंटिस्ट जिसका नाम था NEIL, नील बार्टलेट। ये जो साइंटिस्ट था, इस साइंटिस्ट ने क्या किया, सबसे पहले ऑक्सीजन की PTF6 से रिएक्शन करवाई, और जैसे ही ऑक्सीजन की PTF6 से रिएक्शन करवाई तो उसको O2 प्लस PT कॉम्प्लेक्स मिला जिसका कलर क्या था, रेड कलर। लेकिन जब उसने ये देखा कि ऑक्सीजन का आयोनाइजेशन पोटेंशियल और
जिनोन के आयोनाइजेशन पोटेंशियल के जस्ट इक्वल है। ऑक्सीजन का आयोनाइजेशन पोटेंशियल और जिनोन का आयोनाइजेशन पोटेंशियल जब दोनों सेम है तो उस केस में जब ऑक्सीजन पीटीएफ6 से रिएक्शन कर सकता है तो जिनोन पीटीएफ6 से रिएक्शन क्यों नहीं कर सकता। तो उसने इसी एक्सपेरिमेंट पर इसी रिएक्शन को कंप्लीट करने की कोशिश की। तो उसने सबसे पहला कंपाउंड बनाया जिससे Xe प्लस PTF6 ये कंपाउंड उसने बनाया। जब इस कंपाउंड को आगे कलर देखा तो वो भी जस्ट इक्विवेलेंट रेड था। तो हम ये कह सकते हैं जिनोन से बनने वाला इन किसी इनर्ट गैस से बनने वाला पहला कंपाउंड XePTF6 था। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि इनके यानी कि पी ग्रुप के या 18 ग्रुप एलिमेंट्स के और भी कंपाउंड बनाए जा सकते हैं। अतः जिनोन के ऑक्सीजन के साथ में एंड क्लोरीन के साथ में बहुत ज़्यादा कंपाउंड या बहुत से कंपाउंड बनाए गए हैं, जैसे XeF2, XeO3, XeF4, XeF6, XeF2O2, etc. So we can say XeOF4। इस प्रकार बहुत से कंपाउंड जिनोन के बनाए गए हैं। अब हम देखते हैं जिनोन के जो क्लोराइड्स हैं उनका सिंथेसिस किस प्रकार किया जाता है। नाउ जिनोन क्लोराइड कंपाउंड्स, अगर हम देखें जिनोन क्लोराइड कंपाउंड जिसमें XeF2, XeF4, XeF6, हाउ दीज कंपाउंड्स में बी सिंथेसाइज। तो हम देखते हैं Xe जो कि हमें क्या करना है एक्सेस में लेना है, प्लस F2 याद रखिए यहाँ 673 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 बार प्रेशर, ये आप लीजिए तो आपका बन जाएगा XeF2। यदि इसी में Xe एंड F2 1:5 में लें और 873 केल्विन टेम्परेचर और 7 बार प्रेशर, तो उस केस में आपका बनता है XeF4। Clear? Now third, how can we prepare XeF6? Xe and F2 का जो रेशियो है 1:20 अगर लें और इसमें 573 केल्विन लें और 670 to 80 बार अगर प्रेशर लें तो उस केस में आपका बनता है XeF6। तो हम ये कह सकते हैं जिनोन डाइक्लोराइड में एक्सेस में जिनोन लेना है, इसमें 1:5 एट appropriate temperature and pressure, and in this one 1:20 Xe and F2 लेकर के appropriate amount में अगर टेम्परेचर और प्रेशर लगाते हैं तो हमारा कंपाउंड बनता है XeF6। तो इस प्रकार हम तीनों कंपाउंड्स को बना सकते हैं। इसके अलावा अगर XeF2 को देखें तो XeF2 यदि XeF4 की O2F2 के साथ में 143 केल्विन के ऊपर रिएक्शन करते हैं तो आपका XeF6 बनता है। यानी हम कह सकते हैं XeF6 को इस तरीके से भी हम बना सकते हैं। क्लियर? नाउ हाइड्रोलाइसिस ऑफ XeF2, XeF4 एंड XeF6, इन तीनों का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो क्या बनता है। तो अगर सबसे पहले XeF2 का हाइड्रोलाइसिस अगर हम करें 2H2O तो उस केस में हमेशा
4H, देखिए हाउ मेनी हाइड्रोजन, 4। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ 2Xe प्लस 4HF प्लस O2 बनेगा। अब अगर बात करें XeF4 की, XeF4 ये H2O से रिएक्शन करके जो भी कंपाउंड बनाता है Xe बनाता है प्लस HF बनाता है प्लस XeO3 बनाता है प्लस O2 भी बनाता है। इसको आप इस प्रकार लिख सकते हैं O2। नाउ इसको जब आप बैलेंस करते हैं तो यहाँ पर आप 12, यहाँ 6, तो 6 करते हैं, यहाँ 6Xe आ गया, 24HF आ गया, एंड Xe क्लियर यहाँ 2 कर दीजिए, 4Xe, बाकी 2XeO3, हाउ मेनी ऑक्सीजन, 12, बाकी कितने बचे, 12 में से 6 गए, यहाँ 3O2। तो हम ये कह सकते हैं कि XeF4 में ये कंपाउंड कीनोन ट्राई ऑक्साइड भी बनता है। अब देख लीजिए XeF6 के साथ, XeF6 प्लस 3H2O, तो इसमें क्या आ जाता है आपका XeO3 प्लस कितने, 6HF। हाउ कैन वी जज, हाउ कैन वी रिमेंबर दिस रिएक्शन? इसमें ध्यान दीजिए, इसमें अगर XeO3 जो बन रहा है वो केवल और केवल किस किस में बन रहा है, XeF4 का हाइड्रोलाइसिस करने पर और XeF6 का हाइड्रोलाइसिस करने पर, लेकिन XeF2 का हाइड्रोलाइसिस करने पर XeO3 नहीं बनता है। नाउ partially hydrolysis of XeF6, अगर वाटर मॉलिक्यूल को के अमाउंट के आधार पर अगर देखें तो जनरली XeF6 तीन प्रकार के हाइड्रोलाइसिस शो करते हैं बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ H2O मॉलिक्यूल। So we can say XeF6 when react with one molecule of water, then it always form XeOF4 plus 2HF। Now यदि आप 2 वाटर मॉलिक्यूल लेते हैं तो उस केस में आपका XeO2F2 प्लस 4HF, यानी हमेशा याद रखना यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं उतने ही HF आएंगे। क्यों? हाइड्रोजन 4 HF, हाइड्रोजन 2 HF, बाकी जो बचता है वो लिख दीजिएगा। इसी प्रकार इसका ये तो क्या है, पार्शियली हाइड्रोलाइसिस, लेकिन इसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो उस केस में XeO3 प्लस 6HF। अब आपको ध्यान रखना है कि इसमें रिजल्ट में क्या, कि यदि आप 1:2:3 ये H2O लेंगे तो इसमें ऑक्सीजन 1, 2 और 3 रेशियो, यानी कि हम कह सकते हैं पहले वाला जो कंपाउंड बनेगा उसमें 1 ऑक्सीजन, दूसरे में 2 ऑक्सीजन, तीसरे में 3 ऑक्सीजन, और HF भी अगर रेशियो देखें तो याद करने के लिए आप इसको लिख सकते हैं 1:2:3। क्लियर? तो आप इस रेशियो के आधार पर भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यानी कि ये किसका रेशियो का ऑक्सीजन, और ये किस पे HF रेशियो। तो इस प्रकार हम पार्शियली हाइड्रोलाइसिस कर सकते हैं, और ये एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। परीक्षा में आपको केवल H2 दे सकता है, हो सकता है 2H2 दे सकता है, हो सकता है 3H2 दे सकता है। तो हम ये कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ H2O वी कैन से दैट विच टाइप ऑफ प्रोडक्ट विल फॉर्म। क्लियर? अब हम देखते हैं कि
F2 अगर PF5 यानी कि हम कह सकते हैं क्लोरीन को एक्सेप्ट करने वाले मॉलिक्यूल से रिएक्शन करते हैं तो हमेशा हमारे पास PF प्लस और PF6 माइनस यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है। ठीक इसी प्रकार अगर हम XeF4 ले और SbF5 एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड लें तो उस केस में भी यहाँ XeF3 जो कि यहाँ पॉजिटिव रहेगा और यहाँ SbF6 माइनस। ठीक इसी प्रकार XeF6 की रिएक्शन अगर कोई मेटल क्लोराइड हो MF, उस केस में यहाँ M पॉजिटिव और आपका XeF7 माइनस। तो इस प्रकार के तीनों प्रकार के कंपाउंड भी बनाए जा सकते हैं। क्लियर। अब हम देखते हैं इनकी स्ट्रक्चर देखें XeF2, XeF4, XeF6, XeOF4 एंड XeO3। जब इनका सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन देखें तो हाइब्रिडाइजेशन ठीक उसी प्रकार करेंगे निकालते हैं जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में किया है, पिछले वीडियो में किया है। कैसे कि अगर इसको देखें Xe सेंट्रल एटम इज, अगर बात करें Xe8 आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन प्लस F कितना है 7 इंटू 2 दैट इज कोई चार्ज नहीं है इसलिए हम यहाँ 0 कर देते हैं। अब ये जो आता है 8 प्लस 14 इक्वल टू टोटल कितना हो गया 0। ये टोटल कितना है 22। अब 22 मोर देन 8 सो इट शुड बी डिवाइडेड बाई 8। ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है। तो इसमें 8 2 जा 16, बाकी रिमाइंडर कितना है 6 अगर 8 से कम है इट शुड बी डिवाइडेड बाई 2। अगर 6 डिवाइडेड बाई 2 देन ये आता है 3। सो वी कैन से दे आर 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अगर ये 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसमें होते हैं उसका स्ट्रक्चर होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d। क्योंकि जब इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं तो स्ट्रक्चर हम लिखेंगे इसका Xe, आपको मालूम है ये ट्राइगोनल, ये ट्राइगोन और ये बाइपिरामिड। तो हम यहाँ लिख सकते हैं यहाँ 2 लोन पेयर कितने हैं, केवल 2 F है तो F यहाँ लगा देते हैं। तो आप कहोगे F क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे से काफी दूरी पर है। ये बिलो द प्लेनर है और ये अपर द प्लेन है। और इसका जो स्ट्रक्चर होना चाहिए था वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होना चाहिए था, लेकिन होता कैसा है लीनियर। क्योंकि VSP-PR थ्योरी के द्वारा जब लोन पेयर प्रेजेंट हो तो हम उसको इग्नोर करते हैं, अपना स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा लीनियर। तो हम ये कह सकते हैं XeF2 लीनियर होता है। ठीक इसी प्रकार अगर इसको देखें तो इसका स्ट्रक्चर में डायरेक्ट यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ और हाइब्रिडाइजेशन लिख रहा हूँ। वैसे अब अगर बात करें XeF4 की, XeF4 तो इसमें XeF इसमें क्या होता है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। किसमें, इसमें। तो 4 जब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होना क्या चाहिए ऑक्टाहेड्रल। और जब ऑक्टाहेड्रल है इसका मतलब 4 तो ये प्लेन के ऊपर आ जाएंगे, बाकी 2 आप लोन पेयर शो कर सकते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर सेट क्या आ जाएगा, तो इसका शेप आ जाएगा स्क्वायर प्लेनर। ठीक इसी
इसी प्रकार आप XeH6 और XeO3 एंड XeO4 बता सकते हैं। इनको करके देखिएगा, अगर नहीं आता है कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, हम इसके बारे में दोबारा वीडियो बनाएंगे। और जितना आज पढ़ाया उसमें से आपके मैं 100% कहता हूँ 2 मार्क्स 100% आएंगे बोर्ड। सीबीएसई बोर्ड में इस ग्रुप से लगभग 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका हाइड्रोलाइसिस और इनकी शेप। क्लियर?